सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। सो स्पेक्ट्रम के बारे में हमने देख लिया था कि स्पेक्ट्रम किस तरीके से फॉर्म हो रहा था। वहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बीच में एक चार्ट भी गिवन था और वहाँ पे विजिबल रेंज भी हमारे पास गिवन था। सो जब हमने स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया था और आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जब भी हम वाइट लाइट को जो है प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो वो जो है एक स्पेक्ट्रम बनाती है। इस तरीके से वो डिवाइड हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड वायलेट दिस 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 होते हैं अपने पास। तो जो लाइट रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है विबग्योर में, यानी कि जो विजिबल रेंज है उसमें जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसी वजह से ये सबसे कम डेविएट होती है, लीस्ट डेविएटेड लाइट बोलते हैं हम इसको। और जो अपने पास वॉयलेट होती है वो उसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो जाती है। वेवलेंथ इसकी मिनिमम होती है विबग्योर में और ये मोस्ट डेविएटेड होती है और ये मिनिमम डेविएटेड। तो अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने वाइट लाइट पास करी, ये मेरा प्रिज्म है, तो इस तरीके से जब वो लाइट बनकर निकलती है ना बाहर, तो इसमें जो सबसे ऊपर हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो मिनिमम डेविएटेड ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि रेड ऑब्जर्व हो रहा है और नीचे ऑब्जर्व हो रहा है हमें वायलेट, इस तरीके से। तो ये नोट डाउन कर लो। और ऐसे ही स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो हमें यहाँ पे मिलता है प्लेट जो हमने लगा रखी है। जैसे मान लो प्लेट लगा रखी है, सारी लाइट इस पर फॉल हो रही होंगी तो हमें पता लगता है ना कि कौन सा कलर कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जो कलर्स है ना सारे, ये आपस में जुड़े हुए हैं और आपस में कन्वर्टेड हैं। जैसे कि जो वायलेट कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपना मर्ज होके ब्लू कलर में, जैसे वायलेट है फिर इंडिगो आएगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरीके से ये आपस में मतलब कनेक्टेड है। जैसे वॉलेट जहाँ खत्म हो रहा है वहीं पे इंडिगो चालू हो जा रहा है, फिर वहाँ पे ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, येलो। इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम बन रहा है लाइट कलर का वो कंटिन्यूसली फॉर्म्ड है, इसलिए इसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और इसकी जैसे कि हमने इस वाइट लाइट की जो हमने रेंज की बात करी थी फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें जो वायलेट लाइट थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो आ रही थी हमारे पास, एक मिनट में देख के बताता हूँ ये कितनी थी, ऐसे याद नहीं है मुझे। वॉलेट की भी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, रेड की भी। ये वैसे आपको क्वेश्चंस में गिवन रहती है फ्रीक्वेंसी, तो ये गिवन है आपको 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपको वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है और रेड लाइट की आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है ना इस पूरे स्पेक्ट्रम में, वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज इन दोनों के बीच में लाई कर रही हैं। तो ये होता है हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। फिर इस तरीके से हमारे पास आता है एक इमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे कि अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था। उसमें क्या हो रहा था कि हम एक लाइट को जो है पास करा रहे थे मेटल प्लेट के ऊपर और वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रही थी। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रही थी वो भी एक जाकर प्लेट से टकरा रहे थे। तो इस तरीके से जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है ना एनर्जी का या इलेक्ट्रॉन का, वो उसे हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। उस केस में क्या हो रहा है कि अपने पास जो रेडिएशन होती है वो कोई सब्सटेंस जो इमिट कर रहा है वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जब हम प्लेट पर शो करते हैं तो हमारे पास ऑप्टेन होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। सो यही डिफरेंस होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम में। इमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ बीच बीच में गैप्स भी आते हैं और वो कंटिन्यूस नहीं रहता है। ओके, तो वो भी नोट कर लो। सो इमिशन स्पेक्ट्रम के केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम मॉलिक्यूल है, उसको ही हम मान लो ये एटम है, मैंने उसको एनर्जी दी यानी कि लाइट उस पर बॉम्बार्ड करी, तो क्या करता है रेडिएट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो वो जो स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं उसको ही हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। और ये जो स्टडी होती है ना इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो इसको ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस चीज़ को अपनी नोटबुक में लिखते चलो, इस चीज़ को अपनी नोटबुक में लिख लो। ओके। कई बार क्या होता है ना स्पेक्ट्रम फॉर्म होते वक्त, जैसे कि मान लो ये मेरी विजिबल लाइन आ गई तो एक बीच में आ जाती है मेरी डार्क लाइन। ये जो मैं इस तरीके से फॉर्म कर रहा हूँ ये हो जाती है डार्क लाइन। तो ये विजिबल नहीं होती, फिर एक विजिबल लाइन आ जाती है, फिर एक डार्क लाइन आ जाती है। तो इस तरीके से जितने भी स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहे हैं वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस हैं। उनको हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जितने भी एटम्स होते हैं ना
इस तरीके से जब मैं उन पे एनर्जी बॉम्बार्ड करता हूँ और वो इलेक्ट्रॉन्स को रेडिएट कर देते हैं, तो तब जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होते हैं वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं और वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। मतलब ये जो वाइट कलर के गैप्स हैं ये तो हैं विजिबल, और ये जो मैंने इस तरीके से किया है ये हुए डार्क। तो ये जो डार्क होते हैं ब्लैक कलर के स्पॉट्स या गैप्स छोड़ देते हैं लाइंस में, उनको हम बोल रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। फिर एक स्पेक्ट्रम आते हैं हमारे पास लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम भी इसी तरीके के होते हैं कि जैसे कि अपने पास कोई भी एलिमेंट या मेटल है, तो अगर मैं उस पे एनर्जी बॉम्बार्ड कर रहा हूँ, तो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। यानी कि जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे होंगे या रेडिएट हो रहे होंगे, तो जब उनको मैं प्लेट के ऊपर शो करता हूँ, तो सबका एक यूनिक स्पेक्ट्रम बनता है और इसी को ही हम बोलते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। तो अगर मेरे पास लेट्स से कोई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अलग स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। अगर कोई दूसरा पोटेशियम है, सीजियम है, रुबिडियम है, मतलब जितने भी ये सब है ना, स्कैंडियम ये सब, तो इन सब के डिफरेंट डिफरेंट लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। वो भी हम स्टडी करेंगे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को लेकर। सो क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन एटम में मेरे पास H2 मैं लिखता हूँ उसे अगर, तो जब मैं इसको एनर्जी पास करता हूँ ना, तो ये H2 जो एलिमेंट है टूट जाता है। तो टूटने के बाद ये जो है डिफरेंट 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 रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसीज को इमिट करता है, और उसी को ही हम जो है एक प्लेट पर हम देख लेते हैं और उसी को ही हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सो अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन एटम है जैसे ये, और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से दो, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो ये इसकी नेक्स्ट शेल में जंप कर जाते हैं। तो लेट्स से अगर ये N1 शेल थी, ये न्यूक्लियस है मेरा, तो N1 शेल से वो N2 शेल में जंप कर जाते हैं इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर उनकी तीसरी शेल ले लूँ मैं, तो वो N2 शेल से N3 शेल में जंप कर जाते हैं। एंड सिमिलरली फिर वो N4 शेल में। तो जितनी हाई एनर्जी में उन्हें देता रहूँगा वो नेक्स्ट शेल में जंप करते रहेंगे इस तरीके से। तो उसी को ही हम स्टडी करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इन्हें स्टडी किया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन N1 शेल से N2 शेल में जंप कर रहा है, या फिर कोई N2 से N3 में जंप कर रहा है, या फिर कोई N3 से N4 में जंप कर रहा है, तो उसके जो है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्टडी किया है उसको। और उन सभी रेडिएशन का अलग अलग वेवलेंथ आई थी, जिसको हम वेव नंबर से स्टडी करते हैं। वेव नंबर हमने लास्ट क्लास में देखा भी था क्या होता है। वेव नंबर होता है 1/λ यानी 1/वेवलेंथ। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे जो वेव नंबर होता है इस तरीके से मैं उसे लिखता हूँ, उसका एक फॉर्मूला होता है 109, और यहाँ पे आ जाता है 677, ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में। और लेट्स से कि अगर मेरे पास 2 स्क्वायर सेकंड शेल में है और वो कई nth शेल में जंप कर रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास जो हाइड्रोजन का एटम है वो n जो है शेल बता रहा है, शेल नंबर, कि वो कौन सी शेल में और कौन सी शेल से कौन सी शेल में जंप कर रहा है। तो वो एक साइंटिस्ट थे बेलमर, तो उन्होंने एक बेलमर सीरीज दी थी। तो उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था जनरलाइज हाइड्रोजन के लिए। तो उस फॉर्मूले में क्या था कि उन्होंने वेव नंबर को इस तरीके से लिखा कि 109,677 इस तरीके से रहने दिया, और यहाँ पे उन्होंने लिखा 1/n1² माइनस 1/n2² इस तरीके से। और ये था सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि वेव नंबर का फॉर्मूला सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। तो इसमें जो N1 और N2 था उनके बीच में भी एक रिलेशन था कि अगर N1 है मेरा 1, तो N2 हो जाएगा मेरा N1 + 1। और सिमिलरली अगर N2 है 2, तो ये भी हो जाएगा N2 N1। अगर N1 मेरा 2 है तो ये सिंपल N1 + 1 करते रहेंगे तो हम आ जाएगा, यानी कि इस केस में आ जाएगा 2, इस केस में आ जाएगा 3। सो सिंपल एक ज़्यादा हो जाता है ये, कि अगर मेरे पास सर एक शेल में है N1 में, तो मैं वो जंप कर रहा है N1 + 1 में। अगर मेरे पास है 2 में, तो वो जंप कर रहा है 2 + 1 3 में। हाँ बोलो। सर हमें बड़ा ऑर्बिट से छोटा ऑर्बिट माइनस करना है सर। पर हाँ इसमें पर इसमें छोटा ऑर्बिट से हम बड़ा ऑर्बिट माइनस कर रहे हैं सर। नहीं, छोटे ऑर्बिट से बड़ा ऑर्बिट नहीं माइनस कर रहे, वो सबके अलग अलग साइन कन्वेंशन है कि कोई N1 को बड़ा ले लेता है, कोई N2 को बड़ा ले लेता है। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर कर जब देखोगे ना, तो 1/2 हमेशा छोटा आएगा। मतलब जो N2 है ना, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए N1 से, क्योंकि N2 है हमारा नेक्स्ट शेल। N2 हमारा नेक्स्ट शेल का है, और N1 है हमारी उससे पहले वाली शेल, लास्ट शेल। तो इसलिए N2 हमेशा बड़ा होना चाहिए N1 से। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ कर कर हम जो है निकाल लेते हैं इनकी वेव नंबर।
और ये जो 109677 है ना, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। सो बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट शेल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले दिए थे। तो जैसे एक साइंटिस्ट थे लाइमन, बाल्मर, सेशन, ब्रैकेट, टीफंड, हम्फ्री, ये सब जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एन मतलब शेल्स के लिए फॉर्मूला निकाला था। जैसे अगर सीरीज में लिखता हूँ यहाँ पे सीरीज, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं N1, यहाँ पे N2 लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं हम स्पेक्ट्रल रीजन उन्होंने कौन सा ऑब्जर्व किया था। तो जो लाइमन सीरीज थी उन्होंने स्टडी किया था N1 के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन जो था वो जंप मार रहा था 2 शेल में, 3rd शेल में, 4th शेल में, मतलब किसी में भी जंप मार रहा था। मतलब ये जो N2 लिखा है ना 2, इसके बाद ये 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जैसे N1 अगर 2 में है तो मिनिमम 3 में जंप मारेगा, 4 में मार सकता है, 5 में मार सकता है, 6 में मार सकता है, इस तरीके से था। तो जो लाइमन थे उन्होंने N1 = 1 के लिए रिसर्च करी थी, और उन्होंने निकाला था कि जो रीजन में वेवलेंथ आई थी ना उनकी, वो आया था अल्ट्रा वायलेट।